नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस विधायक बाबू जंगेल और बैजनाथ कुशवाहा ने भी बीजेपी पर उन्हें ऑफर देने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी तमाम आरोपों को खारिज कर दिग्विजय सिंह पर पलटवार कर रही है। विपक्ष में बैठना पच नहीं पा रहा है। 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, आ जाओ। 2 फूट की पूरी कोशिश की गई। मैं तो उन विधायकों को आपके सामने खड़ा कर दूंगा जिनको ये ऑफर दिए गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये वो बयान है जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के 2 विधायक दिग्विजय सिंह के इस आरोप की पुष्टि करने सामने आ गए। शिवपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल और सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग ने उन्हें एक ढाबे पर बुलवाया और फिर उन्हें अपने पाले में आने के लिए पैसों का लालच और मंत्री पद का ऑफर दिया गया। तो मेरे से भी उन लोगों ने लालच दिया कि आप और बैजनाथ भाजपा में शामिल हो जाओ, सरकार बन रही है और 7 विधायक हमारी चर्चा हो गई है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? कमज़ोर किसान हो, कांग्रेस की सरकार चलने वाली नहीं है। इस तरह से हमको समझाया, चाय पीते रहे और आप जो मांगेंगे 50 करोड़ 100 करोड़ हम देंगे। तो वहाँ पहले से नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग जी थे। तो उन्होंने कहा कुशवाहा जी, हमने आपके बारे में सुना है, आप बहुत गरीब हो, अगर आप हमारी बात मान लेते तो हम आपकी सारी गरीबी दूर कर देंगे, आपकी 7 पीढ़ी बैठ के खाती रहेंगी, हम इतना आप लोगों को पैसा देंगे। दिग्विजय सिंह ने अपने आरोप में ये भी कहा कि विधायक नारायण त्रिपाठी बैजनाथ कुशवाहा को अपने साथ ले गए थे। इस आरोप पर नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि बैजनाथ उनके मित्र हैं और वो एक मुलाकात भर थी। इधर नरोत्तम मिश्रा ने भी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। बैजनाथ कुशवाहा मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, हम लोग साथ में बैठे, बात किए, चाय पिए। अब इसमें कौन सा बैजनाथ कुशवाहा को, बेचारे को, सामान्य आदमी को दबाव बना के कुछ भी कहलवा जा सकता है। 10 आदमी हम प्रमाण दे देंगे कि दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि हम 50 करोड़ रुपया देंगे, मंत्री पद देंगे। मैं प्रमाण देता हूँ। जर्नैल सिंह जी को मैंने एक टीवी चैनल पर सुना था, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरी नरोत्तम मिश्रा से कोई भेंट नहीं हुई। जो 2 व्यक्ति मिले उन्हें कोई वो जो बीजेपी का कहते हैं उनको भी वो जानते नहीं हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद बात है और इसलिए दिग्विजय सिंह जी का आरोप हास्यास्पद हो जाता है। बीजेपी पर लगे हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर पूरी पार्टी दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग शब्द बीजेपी की डिक्शनरी में नहीं है। कांग्रेस अंदरूनी कलह से बचने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने तो दिग्विजय सिंह को सनसनी फैलाने वाला नेता करार दिया। हॉर्स ट्रेडिंग जैसा कोई शब्द भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में नहीं है। जहां तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार की बात है तो ये जोड़ तोड़ वाली सरकार है जिसके पास में स्पष्ट बहुमत नहीं है, जोड़ तोड़ करके लिया गया बहुमत है। दिग्विजय सिंह जी की एक आदत है कि वो कुछ भी सनसनी फैलाएं, कुछ भ्रम पैदा करें और इसी आदत के कारण पिछले चुनाव में कांग्रेस ने उनको मंच पर नहीं बुलाया, उनके पोस्टर कटआउट नहीं लगे। कांग्रेस उनको सीरियस नहीं लेती तो आप तो सीरियस ले रहे। बीजेपी का कहना है कि अगर बीजेपी को जोड़ तोड़ कर सरकार बनानी होती तो सीएम शिवराज सिंह काउंटिंग के अगले ही दिन इस्तीफा नहीं देते। कुल मिलाकर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी डिफेंस मोड में है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की जंग जारी है और सच सामने आना बाकी है। सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर पद पर चुनाव को लेकर जो सियासी घमासान हुआ, वैसा ही डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल कांग्रेस ने इस पद के लिए हिना कांवरे को प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी ने भी जगदीश देवड़ा को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। दोनों ने पर्चा भी दाखिल कर दिया है। हालांकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा ने कहा है कि परंपराओं के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए।
दरअसल विधानसभा की परंपरा के अनुसार अब तक ये पद विपक्ष को दिया जाता था, लेकिन विधानसभा में मंगलवार को अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हुए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष पद के लिए हिना कांवरे को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब ये कल ही तय होगा कि विधानसभा डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव होगा या नहीं। नहीं, मुझे आज सुबह गोविंद सिंह जी का फोन आया और उन्होंने मुझे सुबह गोविंद सिंह जी का, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी का, कि आपको फॉर्म भरना है, आप आइए। नहीं, हमको एक था, आपको अरे आप लोगों को तो सब पहले से ही पता रहता है। अभी फॉर्म डाला है उपाध्यक्ष का और उसकी सारी प्रक्रिया कल पूरी होगी। उपाध्यक्ष के लिए भी उम्मीदवार उतार रही है, तो ये क्या उचित लग रहा है आपको? क्यों नहीं है कल जैसा हाल होगा? नहीं, कल से अच्छा रहेगा। आज अब कल से कल अच्छा रहेगा और आने वाले दिन अच्छे की अपेक्षा की जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र तय समय से पहले खत्म हो सकता है। गृह मंत्री बाला बच्चन ने संकेत दिए हैं कि 10 जनवरी को एक दिन पहले शीत सत्र खत्म हो जाएगा। बाला बच्चन का कहना है कि बीजेपी नेताओं की मांग पर सत्र की अवधि को कम किया गया है। दरअसल बीजेपी की दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के चलते बीजेपी ने ऐसी मांग की है। हालांकि 10 जनवरी को अनुपूरक बजट और राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। को बताना चाहता हूँ कि शायद भाजपा की कोई दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण बैठक है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, निवेदन किया है, इस कारण से कम हो सकता है। वंदे मातरम को लेकर विवादों में आई कांग्रेस सरकार ने 12 जनवरी को होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार को हरी झंडी दे दी है। सरकार के आदेश पर लोक शिक्षण संचालनालय ने 12 जनवरी को सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसकी स्कूल स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन स्कूलों में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के शामिल होने को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। विभाग का कहना है कि स्कूल शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम मंत्री स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन होने वाले सूर्य नमस्कार में शामिल होंगे या नहीं, फिलहाल ये तय नहीं हो पाया है। इधर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस को सूर्य नमस्कार की तैयारियां जोर शोर से करना चाहिए, तो सरकार सिर्फ इतना ही कह पा रही है कि हम वंदे मातरम भी गाएंगे और सूर्य नमस्कार भी करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने 2009 में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सामूहिक सूर्य नमस्कार की शुरुआत की थी। न केवल मिनिस्टर्स को, सभी अधिकारियों को ये पूरा मामला विश्व योग दिवस के माध्यम से, आप जानते हैं पूरे विश्व के अंदर योग की प्रतिष्ठा हो चुकी है और प्रतिष्ठा जब योग की होती है उसमें सूर्य नमस्कार का अपना बड़ा महत्व होता है। आज किसी भी व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए ऊर्जा पाने का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार भी चलेगा और वंदे मातरम भी चलेगा और भारत माता की जय भी चलेगा और नर्मदे हर भी चलेगा। इधर किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद से इंदौर में 13 जनवरी को किसान संसद होने जा रही है। किसान कांग्रेस, समाजसेवी आनंद मोहन माथुर और आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद राय की अगुवाई में होने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में इंदौर और उज्जैन संभाग के किसानों को बुलाया गया है, जो कृषि मंत्री और अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखेंगे। यहाँ किसानों को ज्यादा लाभ कमाने के साथ ही उन्नत खेती के गुर भी सिखाए जाएंगे। इस कार्यक्रम के जरिए भावांतर जैसी योजनाओं को बंद करके फसल बीमा योजना में बदलाव और फूड प्रोसेसिंग प्लांट को जल्द लगाने की मांग की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि किसानों की माली हालत सुधारने के लिए कई नए कदम उठाए जाएंगे। इंदौर के बाद ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में भी किसान संसद का आयोजन किया जाएगा। सभी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये किसान नेताओं के लिए हम लोगों को इस तरह की डेफिनेशन है ही नहीं। जो किसानी चिंता करता है, जो किसानी की बात करता है, जिसको लगता है कि वास्तविकता में किसानी में सुधार होना चाहिए, उन सब लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। सारे अधिकारियों को और कृषि मंत्री को एक मंच पर बिठाने का हमारा उद्देश्य ये है कि किसानों को अभी जो डे टू डे, चाहे वो कर्जा माफ में अनियमितताएं आ रही हो या रेगुलेटरीज हो या उन तक वो चीजें नहीं पहुंच रही हो, उनको क्या दिक्कत आ रही है कर्जा माफी में या उनकी और क्या चुनौतियां, क्या चैलेंजेस है उनके सामने, उससे सीधे सीधे सरकार के साथ उनका संवाद स्थापित किया जाए। पर किसानों से कोई पूछता नहीं है कि आपकी समस्या और उसका आप स्वयं क्या हल बताते हैं, कभी कोई पूछता नहीं है। तो 13 तारीख को जो हमने किसान संसद रखी है। ग्वालियर में माधव अंधाश्रम में बुधवार को एक बार फिर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब यहां रहने वाले नेत्रहीन बच्चों को हॉस्टल प्रबंधन ने बासी खाना खिलाने की कोशिश की। बासी खाना परोसने से गुस्साए अंधाश्रम के नेत्रहीन छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बच्चों का आरोप है कि मंगलवार को किसी वैवाहिक समारोह का बचा हुआ भोजन पहुंचा था, जिसे परोस दिया गया। वहीं बुधवार को भी सुबह बच्चों को बासी खाना खिलाया गया।
हालांकि बच्चों के हंगामे के बाद देर रात उनके लिए खाना बनाया गया। दरअसल नेत्रहीन बच्चों के मुताबिक हॉस्टल वार्डन अक्सर शादी समारोह का बचा हुआ खाना खिलाने पर आमादा रहती है। इधर हंगामे की सूचना मिलने के बाद पहुंचे अधिकारियों ने वार्डन को हटाने का निर्णय लिया और छात्रों को समझाइश दी। वहीं वार्डन ने हॉस्टल के ही कुछ लोगों पर बच्चों को भड़काने का आरोप लगाया है। सर, यहाँ पे परेशानी ये आ रही है, ना तो टंकियों का पानी साफ होता है, ना ही तो यहाँ पे खाना सही से मिलता है, और मेन चीज यहाँ पे पढ़ाई भी सही से नहीं मिलती। सर, यहाँ के वार्डन जो है वो काफी तरीके से परेशानी कर रहे हैं हमको। यहाँ पर खाना हमको खराब दिया जाता है और यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं कराते हैं ये लोग। हम बकायदा आते हैं, खाना अच्छा बनता है, खाने की क्वालिटी आप देख सकते हैं अंदर। और ये तो इनको एक समस्या है, केवल वार्डन को चेंज करने का, वार्डन का उनको एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा है। बाकी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, कुछ जो स्टाफ हैं उनका खाना पीना यहाँ से बंद हो गया है। चोरी चपाटी जो करते थे वो स्टाफ इन बच्चों को भड़काए हुए है। उन स्टाफ की बातों में आके ये सारा उद्यम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जबलपुर के लियोनार्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की 8वीं की छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की है। छात्रा दोपहर 12 बजे स्कूल की तीसरी मंजिल से यहां उसने छलांग लगाई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा को घायल हालत में जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया है। इधर परिजनों ने इसके लिए स्कूल को जिम्मेदार ठहराया है। आरोपों के मुताबिक छात्रा की क्लास टीचर उसे छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित करती थी। इससे परेशान होकर उसने कदम उठाया है। वहीं घटना के बाद एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल पहुंचे, हंगामा किया। हालांकि स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस भी पहली नजर में प्रताड़ना की वजह से खुदकुशी का प्रयास मान रही है। लियोनार्ड हाई सेकेंडरी स्कूल का पूरा मामला, जहां तीसरी मंजिल से 8वीं कक्षा की छात्रा ने छलांग लगा दी। हालांकि छात्रा की हालत गंभीर है और उसे जबलपुर के बाद नागपुर रेफर कर दिया गया है। सवर्णों के आरक्षण के बिल को लेकर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। रामविलास पासवान वहां संबोधित कर रहे हैं। एकड़ है, मतलब 5 एकड़ तक। प्लीज अपनी जगह बैठे, प्लीज। देखो, हम बेटी के माननीय मंत्री जी, आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, आप बोले। इसलिए करूंगा कि अपनी जगह बैठे, प्लीज प्लीज। तो प्लीज एक मिनट, इधर से कोई मत बोलिए ना, बोलने दीजिए अपना, शांत हो जाएंगे ना। तो मैं मनोज, लेट हिम फिनिश, आई विल कम, लेट हिम फिनिश, प्लीज। मनोज, देखिए, आई विल कम। निशा जी मैं आऊंगा, मैं कहूंगा, जहां साहब मैंने कहा, मैं आपको कहूंगा पॉइंट आउट, प्लीज आप बैठे। तो आप दूसरी बात जो है, देखिए, हम लोग सब लोग एक ही परिवार के रहे हैं और आप लोग लड़ते, मंडल में हम लोग साथ में लड़े हैं और ठीक कोई बात नहीं है। चल ठीक है, ठीक है। कृपया आपका बोलने का समय। माननीय रामविलास जी की बात क्या, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोले, सुनिए, आप बोले। दूसरी बात जो है, इन्होंने कहा कि जो 10% का दिया गया है, मंडल कमीशन के जज ने जो है उसको कहा इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। लेकिन इस बात को भूल गए कि मंडल कमीशन के सामने में जो है संविधान की धारा 16(4) था और 16(4) जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के लिए है। और इसलिए सुप्रीम अभी तक जो है संविधान की धारा 15 में या 16 में आर्थिक आधार नहीं जोड़ा गया था और इसलिए उसने कहा कि हमारे सामने में सिर्फ 16(4) है और इस 16(4) में जो है उसको हमको जजमेंट देना है। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण लिखा हुआ है, वो आर्थिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं कि इसमें नहीं आ सकता है और इस आधार पर उन्होंने कहा कि वो असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में नहीं है। अब ये संविधान में जो है फंडामेंटल राइट्स में आ रहा है, जो 15(6) है और 16(6) में आ रहा है, तो अब वो संवैधानिक हो जाएगा।
और जब संवैधानिक हो जाएगा तो वो जो असंवैधानिक कहा जा रहा था वो मामला जो है खत्म हो जाएगा। तीसरा चीज क्या कहते हैं कि जो 50% तक आरक्षण का मामला है वो भी 50% तक आरक्षण जो है वो भी जो है 16(4) के अंतर्गत था, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो है पिछड़े क्या कहते हैं पिछड़े हुए हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति के कहते हैं कि जो है समुदाय के लोग हैं उनके लिए था। लेकिन उसके अलावे ये जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है या इकोनॉमिक क्या कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या कहते हैं कि जो है वो उसके अलावे है और वो संवैधानिक है। इसलिए नरसिम्हा राव की सरकार ने जो है जब कहा था उसको नोटिफिकेशन किया था तो उन्होंने अपने जजमेंट में कहा था कि ये मामला जो है चूंकि हम 16(4) को देख रहे हैं, संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया कहीं नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब आप संविधान में जुड़ गया है तो कोई भी आदमी कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जब जाएगा तो वो सीधे क्या कहते हैं कि संवैधानिक बन जाएगा। और उसके अलावे भी हमने मांग किया है हम देखिए उपाध्यक्ष जी, मैं 3-4 बातें कहना चाहता हूँ। 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है अनुसूचित जाति जनजाति का, तो जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसका क्राइटेरिया सामाजिक है। वो पहले आज जो दलित जिसको कहते हैं, हालांकि दलित जो है अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये पहले अछूत थे, इनको छूना पाप माना जाता था। तो चलिए अभी वहां बहस जारी है और रामविलास पासवान वहां बोल रहे थे। आगे बढ़ेंगे। दमोह से एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक प्रेमी जोड़े के साथ कुछ लोग बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। लड़की के आधे शरीर पर कपड़े भी नहीं है। लोग भद्दी भद्दी गालियां और बात कर रहे हैं। लड़की का वीडियो बना रहे हैं और दोनों के साथ मारपीट कर रहे हैं। छोड़ने की गुहार लगा रही है लेकिन लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि दमोह से इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। 2 महीने पहले भी इसी तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था। इधर इस घटना को लेकर हिंदू संगठन ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। एसपी ने कार्रवाई का भरोसा तो दिया है लेकिन मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इधर हिंदू संगठनों ने 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विदिशा के जिला अस्पताल रोड पर एक मनचले युवक के लोगों ने सरेरा पिटाई कर दी। रोड पर चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर लोगों का यहां ध्यान आकर्षित रहा। जिस युवक की भीड़ ने पिटाई की उसकी माने तो भोपाल से विदिशा एक लड़की से मिलने आया था, लेकिन जब वो उस लड़की को किसी और लड़के से बातचीत करते देखा तो उसे बात नागवार गुजरी और उसने अपनी महबूबा को सबके सामने पीटना शुरू कर दिया। लड़की को पिटता देख वहां मौजूद लोगों ने मजनू की ताबड़तोड़ धुनाई शुरू कर दी। बाद में पब्लिक ने पुलिस को फोन लगाकर इसे पुलिस के सुपर्द कर दिया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां इस मजनू को सीधे पुलिस के हवाले किया गया और ये भोपाल से विदिशा उस लड़की से मिलने आया था, लेकिन जब इसको पता चला कि वो लड़की किसी और से बात कर रही है तो इसने उस लड़की के साथ झूमा झटकी की, मारपीट की और जब लोगों ने देखा तो लोगों ने भी इसे पीट दिया। भिंड में चेकिंग के लिए गई बिजली विभाग की टीम पर गोहद के वार्ड क्रमांक 2 के लोगों ने हमला कर दिया है। भीड़ ने जेईबीएस भदौरिया और कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पिटाया। हमले के बाद बिजली विभाग ने पुलिस में मामले की शिकायत की है। इधर भीड़ ने भी थाने का घेराव किया। चेकिंग करने गई टीम पर यहां हमला किया गया और यहां कर्मचारियों ने थाने में अब इस बात की शिकायत की। बालाघाट के हाई प्रोफाइल सराफा व्यापारी सुनील कांकरिया मर्डर केस में पुलिस को 14 महीने बाद सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी का रिश्तेदार है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 की अभी भी तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि वारदात का मुख्य आरोपी झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला राकेश जैन है, जो मृतक सुनील की पत्नी का रिश्तेदार है।
राकेश जैन का इस परिवार में आना जाना था। घर में करोड़ों रुपए की डकैती के मकसद से राकेश ने जमशेदपुर के अपने साथियों अमर महतो, अमित सिंगारे, अभिषेक सिंह, राजू प्रसाद और निर्मल सराफीन के साथ मिलकर ये योजना बनाई, जिसके तहत इंडिका कार से बालाघाट पहुंचकर अमर महतो अपने एक अन्य साथी के साथ घर के भीतर गया, लेकिन सामने सुनील आ गया और विवाद होने पर उसकी हत्या कर दी गई। नवंबर 2017 में बालाघाट में एक सेंसिटिव मर्डर केस हुआ है। सुनील कंकरिया, सराफा व्यापारी सुनील कंकरिया के हत्याकांड के बारे में जमशेदपुर पुलिस के मदद से उन लोगों को वहां गिरफ्तार कर लिया गया। डकैती करने के लिए ये लोग आए थे, तो डकैती के साथ मर्डर भी इन लोगों ने किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जनपद पंचायत और महिला बाल विकास की लापरवाही सामने आई है। आंगनबाड़ियों और प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को बांटे जाने वाला दूध कचरे में फेंक कर जलाया जा रहा है। दरअसल खंडवा जिला कुपोषण के मामले में प्रदेश के बाकी जिलों से ऊपर पायदान पर है। सरकार यहां कुपोषण दूर करने और बच्चों को पौष्टिक खाना देने के लिए करोड़ों रुपए का बजट भेज रही है, लेकिन खंडवा जनपद पंचायत और महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों के चलते बच्चों को मिलने वाला पौष्टिक दूध उन तक नहीं पहुंच रहा है। ये आपके द्वारा ही अभी मालूम पड़ रहा है क्यों जला रहा है, क्यों जलाया जा रहा है और ये कब का था, क्या वजह है, इसकी अभी तक तो ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन अब चूँकि ये संज्ञान में आया है तो इसकी जांच करवाएंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बुजुर्ग शेरनी की बुधवार को मौत हो गई। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में पिछले 23 साल से पर्यटकों का मनोरंजन कर रही मादा शेरनी लंबे समय से बीमार चल रही थी। जू प्रबंधन के मुताबिक ये संभवतः देश की सबसे बूढ़ी शेरनी है। शेरनी की बीमारी को देखते हुए चिड़ियाघर प्रबंधन कुछ दिनों से उसे हल्का खाना ही दे रहे थे, क्योंकि उसे ज़्यादा खाना पचाने में दिक्कत हो रही थी। उसको दिखना भी कम हो गया था। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र यादव का कहना था कि कुछ दिनों से शेरनी की हालत नाजुक चल रही थी। और बात इंदौर की करेंगे, जहां तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सिमरोल के आईआईटी कैंपस में तेंदुए को पकड़ लिया गया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे यहां लगाए गए थे पिंजरे, और वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा है। मेडिकल के बाद जंगल में छोड़ने की तैयारी है। तो सिमरोल आईआईटी कैंपस से तेंदुए को पकड़ा गया है। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह 2 पिंजरे लगाए गए थे। तो वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा है और अब बताया जा रहा है कि मेडिकल के बाद इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो सिमरोल के जंगलों से ये जंगली जानवर अक्सर यहाँ आ जाते हैं और अब इसे फिर से जंगल में छोड़ने की तैयारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।